हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। और आज हम अपनी एक नई सीरीज को शुरू करते हैं जो कि सिक्स क्लास की एनसीईआरटी से उठाते हैं। और ये सीरीज एक्चुअली हिस्ट्री बेस्ड चलेगी। मतलब क्या कि हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे जो हम सिक्स से कंटिन्यू करके आगे की एनसीईआरटीज कवर करेंगे, क्योंकि हम अभी पहले स्टार्टिंग में हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, फिर ग्रेजुअली बाकी और सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चीज नई बात जाने कि कोर्स किसके लिए है। ये कोर्स हर व्यक्ति के लिए जो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है। एक्चुअली सिक्स क्लास की हिस्ट्री इज द स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री। यहाँ से हम अपनी हिस्ट्री की नींव रखते हैं, मतलब बेस बनता है हमारी हिस्ट्री का। दूसरी बात, ये हिस्ट्री जो एक सीबीएसई वाला बच्चा है जिसके एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से बेस्ट है। दूसरा, यूपीएससी और पीएससी का जो कर रहा है उनके लिए बेटर है। एसएससी का जो हिस्ट्री को रिवीजन के एस्पेक्ट से पढ़ना चाहता है कि थोड़ा थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फैक्चुअल डाटा हटा के, तो यहाँ पे आपको मूवी मिल जाएगी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। फिर इसके बाद में जो अभी सीटेट का एग्जाम देते हैं, सीटेट पेपर 2 जिनका होता है टीचिंग वाले एग्जाम्स में, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज हम अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि सिक्स क्लास की हिस्ट्री को डील करती है। देखिए, हम अपनी क्लास की हिस्ट्री को, मैं एक नया पॉइंट बताऊं कि एनसीईआरटी ने 2024 में न्यू एनसीईआरटी निकाल दी है। इसके पहले पुरानी एनसीईआरटी चलती थी, सिक्स क्लास की ही, सिक्स और थर्ड क्लास की एनसीईआरटी बदली थी। तो अपन की जो ये वाली एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, तो अब जो बच्चे इस बार सीबीएसई का 2025 का पेपर दे रहे होंगे उनको बेनिफिशियल पड़ेगा। सीटेट के हिसाब से बेनिफिशियल है, क्योंकि जब ये 24 में है तो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से भी डाटा आ सकता है। देखते हैं आगे कि ये वाली एनसीईआरटी लगभग तीनों किताबों को मिक्स करके, पहले क्या था सेपरेट तीन किताबें चलती थी, अब क्या किया उन्होंने एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को इकट्ठा मिला दिया है। और इस वाली किताब को जो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी और सॉरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी था उसको इकट्ठे कर दिया गया है। देखिए, तो जो हमारे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये ज्योग्राफी को डील करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो थीम बी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये हमारा हिस्ट्री को डील करेगा। ठीक, हिस्ट्री में भी कौन सा पार्ट डील करेगा, एंशिएंट हिस्ट्री को डील करेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th वाला पोर्शन सिविक्स डील करता है। और लास्ट के 2 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स डील करते हैं। अभी आपको बताऊं, लास्ट ईयर तक इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट पोर्शन नहीं था। हम केवल मेजरली 3 डोमेन पढ़ते थे, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और सिविक्स पढ़ते थे। इस बार से हमारे पास में इकोनॉमिक्स भी आ गया है। तभी मैं कह रहा हूँ जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, प्लस जो सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं जहां पे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का सीधे मेंशन है सिलेबस में कि एनसीईआरटी का ही कंटेंट आएगा, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आगे देखेंगे कि देखिए थीम ए जो करती है, थीम ए में लैंड फॉर्म्स, हम एक बार पूरे इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही वो हमारा भी कंटेंट नहीं है। हम इन टॉपिक्स को डील करेंगे इस सेक्शन में, बट हम पूरा कंटेंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमें लोकेशंस के और अर्थ के बारे में बताता है, ओशियंस के बारे में बताता है, लैंड फॉर्म के बारे में बताता है कि कैसे लैंड फॉर्म बनते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है वह टाइमलाइन, कैसे हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, मतलब वर्ल्ड की इतनी बड़ी हिस्ट्री है भाई, तो उसमें से हम सबसे पहले अपनी शुरुआत अपने देश से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सिक्स क्लास में टॉपिक है वो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को डील करता है, जहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे भाई इंडिया कैसे वर्ड आया, नाम जो भारत लिखा है वो कहाँ से आता है भारत। फिर इसके बाद हमारी सिविलाइजेशन कैसे बढ़ती है, मतलब कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इसमें 2 चैप्टर दिए हैं जो है कल्चरल रूट्स को लेके, मतलब कल्चरल हेरिटेज को लेके दिया है। जैसे यहाँ पे हम जैनिज्म बुद्धिज्म वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वेद को पढ़ेंगे, वेद कैसे आए और वेद में कैसे डेवलपमेंट होता है, वेद वेद कैसे हमें सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं उस टाइम के बारे में जानेंगे। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतनी इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम कैसे यूनाइटेड हैं एक दूसरे से, जहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। फिर उसके बाद भी कैसे यूनिटी, ये सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। इन सब चैप्टर को हम एक एंशिएंट हिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे हमारा जो थर्ड पोर्शन आता है वो आता है सिविक्स को लेकर। सिविक्स में क्या, फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में, डेमोक्रेसी क्या होता है, और फिर इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये एक हमारे पास में सिविक्स का एस्पेक्ट आता है जहाँ पे हम अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट हमें एक नया टॉपिक मिला जो इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे वर्क के बारे में समझो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो अपने आसपास चलती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, वैसे सिक्स क्लास का ही कंटेंट बदला है। इसके पहले तक के टाइम में अभी तक हमें इकोनॉमिक्स केवल 9th क्लास से स्टार्ट होती थी, उसके पहले सेपरेट पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं था। तो आगे जाके हो सकता है 7th की बुक भी चेंज हो और 8th की बुक भी चेंज हो, तो ग्रेजुअली अपडेट होती रहे एनसीईआरटी का सिलेबस, बट अभी हम न्यू बुक को लेके चलते हैं। ठीक है, जिससे जो हमारा सीरीज है अपडेटेड सीरीज में आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है। हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इन 4 पोर्शन को टारगेट करेंगे इस सीरीज के कंपाइलेशन में। ठीक है, क्योंकि बाकी टॉपिक अलग अलग डोमेन से डील करते हैं, ज्योग्राफी सिविक्स को हम बाद में लेटर फेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए टॉपिक वापस आते हैं। सबसे पहला टॉपिक, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई हिस्ट्री मतलब क्या होता है। आपने बचपन में सुना होगा कि यार नानी ने कहानी सुनाई है, दादी ने कहानी सुनाई है, वो बहुत पुराने टाइम की है। जैसे स्टार्टिंग में कहते थे ना कि जब दादा दादी कहानी सुनाते हैं तो कैसे कहते हैं कि एक टाइम की बात है जब ऐसा हुआ करता था, ये होता था, वो होता था। तो वो एक चीज कहते थे एक टाइम की बात है।
और वो क्या कहते थे, बहुत पुरानी बात है। तो मतलब हिस्ट्री मतलब होता है जब हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, जब अपने पास्ट को पढ़ते हैं, अपने पास्ट की कहानी को पढ़ते हैं एज अ स्टोरी फॉर्म में, और उस कहानी से एक मोरल निकालते हैं, ठीक है, एक मोरल निकाली और उस मोरल का हम कहाँ यूज करते हैं, अपने फ्यूचर में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमारे दादाजी ने हमें कहानी सिखाई और इस कहानी में कहा कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे, आप सच बोलोगे तो आपको हमेशा सब चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, मतलब हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एक हमें मोरल क्या मिली, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब उस मोरल से हम अपने फ्यूचर को सुधार गए हैं। सुधार रहे हैं मतलब क्या, कि हमें पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पता है हमें ये नहीं करना है, हमें पता है कि इस राजा ने गलती करी तो हम उसको रिपीट ना करें। तो मतलब हम अपने पास्ट के एग्जाम्पल्स को लेके अपने फ्यूचर को बेटर कर रहे हैं, तभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए हिस्ट्री वर्ड में खुद लिखा है हिज स्टोरी, मतलब क्या, कि हम अपनी ही स्टोरी पढ़ रहे हैं। अपनी हिस्ट्री कहाँ से, फ्रॉम ह्यूमन के एवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन आया से लेके आज तक की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज तक की इस कहानी के लर्निंग से हम अपने फ्यूचर को बेटर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। देखिए हम अपनी साइंस की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब क्या, जो आज हम हैं, हम होमो स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। मतलब क्या है कि हम एक मॉडर्न मैन है, ठीक है, बट हमारे पहले भी अर्थ एक बहुत बड़े टाइम फेज से गुजर चुकी है। अब उस टाइम फेज में जैसे अर्थ है, अर्थ में सबसे पहला सेल आता है, फिर हमारे पास में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आती है, जब ऑक्सीजन मिलने लगती है तो बैक्टीरियास आ जाते हैं, बैक्टीरिया के बाद धीरे धीरे करके हमारे पास में शार्क्स के एग्जाम्पल आते हैं, डायनासोर्स आने लगते हैं, रेप्टाइल्स आने लगती हैं, बर्ड्स आने लगते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारे पास में ह्यूमन का भी एवोल्यूशन होने लगता है, ठीक है। तो एक हमारी जो अर्थ है, जो आज हम अर्थ को देखते हैं, एक बहुत पुराने फेज से गुजर के आई है, ठीक है, जो हम अपने साइंस में देखते हैं। अब देखिए कि क्या होता है, कई लोग अपनी अर्थ की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब वो अर्थ की स्टडी करते हैं अलग अलग वे में, और वो अर्थ को ढूंढते हैं, और उसी के साथ साथ हम अपने पास्ट को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि कई लोग जैसे जियोलॉजिस्ट हो जाते हैं। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स जैसे क्या, सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशियंस और अदर पार्ट्स ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं। सीधे सीधे जो लोग अर्थ को पढ़ते हैं उनको अपन लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये अर्थ के ऊपर रिसर्चेस करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं साइट का। एग्जीबिशन मतलब क्या, ढूंढने जाते हैं, खोजबीन करते हैं, फॉसिल्स निकालते हैं, ऐसे कई काम करते हैं, फिर उनके ऊपर थ्योरीज देते हैं, और थ्योरीज के साथ साथ में इनकी रिसर्चेस को साइंटिफिक रिसर्च के रूप में भी टैली करते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ पे लोग खत्म होने गए, यहाँ पे इस टाइम पे पानी लेवल क्या चलता होगा, रिवर कैसे फ्लोट होती थी, रिवर कैसे खत्म होती गई, साथ साथ में कई नए नए चीजों के बारे में ये हमें बताते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पैलियोएंथोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं, द स्टडी रेबल्स ऑफ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर अगो। ये क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, इनके ऊपर डिटेल में सर्च करते हैं। फॉसिल्स मिला तो फॉसिल्स को देखने गए, अरे भाई इसके ऊपर रिसर्च किया, ये फिश का फॉसिल है, ये डायनासोर का फॉसिल है, तो इसके ऊपर जो पढ़ाई करते हैं, इनके ऊपर वर्क करते हैं, ये पैलियोएंथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी पे ही वर्क करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी मतलब क्या, कैसे लोगों का डेवलपमेंट होता है, कैसे एक व्यक्ति ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन ने कैसे खाना शुरू किया, स्पीशीज कैसे आती हैं, कौन कौन से पैटर्न में चेंजेस आते हैं, कैसे ब्रेन चेंज हो रहा था, कैसे इनका स्केलेटन का सिस्टम चेंज हो रहा था, बॉडी कैसे चेंज होती है। तो ये सब डिटेल जो हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्कोलॉजिस्ट, जो हमारे सबसे काम के हैं। आर्कोलॉजिस्ट क्या, ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, साइट पे खोदते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, और वहां पे निकालते हैं चीजें कि क्या क्या चीजें हैं, टूल्स हो गया, पॉट्स हो गए, टॉयज हो जाते हैं, बोन्स हो जाते हैं, टीथ, एनिमल, और इन सबको देख के वहां की साइट की लोकेशन के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसका टाइम फेज निकालते हैं। इसके बाद में आर्कोलॉजिस्ट प्लस हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस मतलब क्या होता है, हिस्टोरियन मतलब क्या, आर्कोलॉजिस्ट ने डाटा हमें प्रोवाइड किया कि यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, अब इनके बाद में एक सिस्टमेटिक फॉर्मेशन होता है थ्योरी वाइज, वो जो थ्योरी बनाते हैं वो बनाते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। तो जब आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मिलकर वर्क करते हैं तो हमारे पास से बनती है हिस्ट्री, ठीक है। तो जो आज आप बुक पढ़ रहे हो, ये आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन दोनों के मिलने के बाद बनी है। तो अब देखते हैं एक दूसरे रूप में कि हमारे पास की जो हिस्ट्री है, इसको बनाने में किस किसने हेल्प करी। देखिए हमारी हिस्ट्री को बनाने के लिए जियोलॉजिस्ट काम करते हैं, जिससे हमें अर्थ के बारे में पता चलता है कि डायनासोर्स हुआ करते थे, इस टाइम पे ह्यूमन नहीं थे। और इसके बाद हमें अगला कौन हेल्प करता है, हमें हेल्प करते हैं पैलियोएंथ्रोलॉजिस्ट, जो बताते हैं कि भाई फॉसिल्स कैसे थे, ह्यूमन फॉसिल्स के बारे में बताते हैं, केमिकल कंपोजिशन बताते हैं उनका, रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में चीजें पता चलती हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन को फोकस करके डील करते हैं कि ह्यूमन की सोसाइटी कैसे कैसे डेवलप हो रही थी, कैसे कैसे उनमें एवोल्यूशन आ रहा था, कैसे कैसे ग्रेजुअली वो बढ़ रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज वो करते थे, उनकी बोन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, उनके स्केलेटन में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, क्या उनकी टेल जो एक मंकी फिगर जैसी बनती है, क्या वो विलुप्त होती जा रही थी, विलुप्त मतलब जानते हैं क्या, वो उस चीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा था, कैसे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे थे। और इसके बाद में हमें मिलते हैं आर्कोलॉजिस्ट।
आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा पे ही वर्क करते हैं, सांची के स्तूप को ढूंढने गए, उसको खोदा, उसको रिसर्च करी, उसके ऊपर एग्जीबिशन किया, उसको अच्छे संभाल के प्रिजर्व किया, उसको बताया कि भाई सांची का स्तूप है। और आर्कियोलॉजिस्ट के बाद में हमें एक और सपोर्ट के लिए मिलते हैं हिस्टोरियंस, जो आर्कियोलॉजी के डाटा के अनुसार अपनी राइटिंग्स करते हैं, टेक्सचुअल वर्क करते हैं, जहां पे वो चीजों को कनेक्ट करके एक लिंकेज के फॉर्म में जोड़ के हमें एक ऑथेंटिक हिस्ट्री को देते हैं। वही हिस्ट्री आज के टाइम पे अपनी एनसीईआरटी में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि हमारी हिस्ट्री को फॉर्म करने के लिए हमने कितने सारे लोगों की हेल्प ली। हमने जियोलॉजिस्ट की, पैलियोएंथोलॉजिस्ट की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, आर्कियोलॉजिस्ट की, हिस्टोरियंस की, और भी कई फील्ड्स हैं जहां पे हम अलग अलग लोगों की हेल्प लेके अपनी एक रिसर्च को दिखाते हैं, एक हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है भाई कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स के बारे में आपको बताऊं, देखिए ये होते हैं फॉसिल्स। मतलब क्या, फॉसिल मतलब क्या होता है कि जब कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, तो मरने के बाद में जब वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, सेडिमेंट उसके ऊपर इकट्ठा होने लगती है, एक लेयर फॉर्मेशन होने लगती है, तो वो धीरे धीरे करके एक इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और जब ये बाद में भविष्य में किसी ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर लैंडस्केप या फिर जियोलॉजिकल इश्यूज के कारण वो चीज निकलती है, टूटती है, तो हमारे पास में फॉसिल्स दिखने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ सालों पहले, कुछ नहीं कई सालों पहले यहाँ पे इस टाइप का एक फॉसिल मिला जहां पे एक जानवर मरा होगा। अब देखिए, अब इस फॉसिल से आप एक फिश को तो समझ पा रहे हैं ना, एक्चुअली फिश है ना। अब ये फिश के बारे में रिसर्च होगी, स्टडी होगी, तो हमें पता चल पाएगा कितने साल पुरानी थी भाई फिश, इसके ऊपर क्या क्या चीज के ऊपर रेडियो कार्बन डेटिंग होगी। ठीक है, कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है कि इसकी एज पता करी जाएगी। देखिए बच्चा भी एक फिश का एग्जाम्पल लेकर चल रहा है जो पत्थर के ऊपर चिपक गई है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे क्या होता है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए भाई, आपने चीज देखी होगी कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ती है कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। आपसे पूछते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, अब हमसे पूछोगे सर आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं 5 साल का था। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपने सबसे पहले साइकिल चलाना कब सीखा, आप कहोगे सर मैंने सबसे पहले साइकिल सीखी थी जब मैं 4 साल का था, तब मेरे पास में वो सपोर्टर वाली साइकिल आई थी। ठीक है, वैसे ही हर चीज को बताने के लिए, हर पास्ट की इवेंट को बताने के लिए हम एक रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस मतलब क्या, एक हेल्प। अब वो हेल्प कैसी होती है, टाइमलाइन की हेल्प होती है, हमारी हिस्ट्री की बैकबोन होती है। देखिए कैसे, हम अपनी हिस्ट्री को, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जीरो, जीरो के बाद आने वाली सब चीजों को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और जीरो के नेगेटिव आने वाली चीजों को क्या कहते हैं, नेगेटिव, पीछे आने वाली चीजों को। अब इसी जीरो को अपन समझ लो एक पल को, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब क्या, इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं। अब भाई अपन ने क्राइस्ट का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि जब हमारे भारत का इतिहास लेखन हो रहा था, हिस्ट्री की राइटिंग हो रही थी, तो मोस्टली वेस्टर्न ऑथर्स ने इसे वर्क किया है। तो वेस्टर्न ऑथर्स ऑलरेडी बर्थ क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट को एक लैंडमार्क, एक माइलस्टोन के रूप में यूज कर रहे थे, जो कहते थे भाई जीसस क्राइस्ट के पहले की कहानी ये रहेगी, जीसस क्राइस्ट के आने के बाद की कहानी ये रहेगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारी टाइमलाइन क्या होती है और कैसे हम इस चीज को यूज करते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले हमने चीज जाना कि पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या है। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। मतलब हर सोसाइटी, हर कल्चर, मतलब कोई भी अपने आज के टाइम पे कल्चर है, सबका अलग अलग पैटर्न है टाइम को मेजर करने का। ठीक है, मेजर इवेंट सच एज बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे अपन लोग कह रहे थे ना, महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था, एक इंपॉर्टेंट पर्सन का बर्थ कब हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के साथ में कब उन्हें ये चीज बर्थ हुआ था इनका, या फिर कब वो कोई नए डेजिग्नेशन पे पहुंचे थे। ठीक है, फिर साथ साथ में कौन सा राजा कब सिंहासन पे आता है, कब उसका बच्चा सिंहासन पे आता है, कैसे डायनेस्टी बढ़ती है, ये सब जानने के लिए हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। वो सीक्वेंस कैसे बनता है, टाइम के अकॉर्डिंग, कि ये पहले आएंगे, ये बाद में आएंगे, ये इनके बाद में आएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम एक इरा मतलब होता है जब कोई हम एक पीरियड की बात करते हैं तो हम उसको इरा कहते हैं। अभी देखिए आज के टाइम पे आपने कैलेंडर देखा होगा, ठीक है, हम एक कैलेंडर फॉलो करते हैं जो है, जो जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं। अब देखते हैं क्या इस कॉमनली वर्ल्ड वाइड, मतलब आज के टाइम पे हम इतने यूनिफाई हो चुके हैं कि हम आप अगर अमेरिका जाएंगे तो भी सेम डेट अपन शो करेंगे, और अगर आप कहीं साउदर्न कंट्रीज में भी जाएंगे तो सेम डेट शो होगी। तो मतलब आज के टाइम पे हम एक जो कैलेंडर है, जनरलाइज्ड कैलेंडर यूज कर रहे हैं। और अलग अलग कैलेंडर भी रीजनली होते हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर भी आता है, मुस्लिम कैलेंडर भी आता है, ज्यूइश कैलेंडर भी आता है, चाइनीज कैलेंडर भी आता है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि शादी पर्टिकुलर एक पीरियड में ही क्यों होती है कल्चर में से? मैंने देखा है कई बार हिंदू कल्चर की शादी पर्टिकुलर एक मंथ में होती है, जैसे दिसंबर मंथ हो गया। मुस्लिम कम्युनिटीज में जो शादियां होती है उनका एक अलग मंथ चलता है। ठीक है, जो जूइश कैलेंडर होता है उनके अकॉर्डिंग वो शादी करते हैं, मतलब वो अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से अपने कैलेंडर को डिसाइड करें हैं, उस हिसाब से वो शादियां करते हैं, उस हिसाब से फंक्शंस देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब कभी नया घर की इनोग्रेशन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो लोग जाते हैं पंडित जी के पास में, कहते हैं पंडित जी बताएं कि हमारे घर की इनोग्रेशन के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है। वो बताते हैं कि यार इस मंथ की ये वाली डेट बहुत अच्छी है। तो मतलब उन्होंने एक अपना कैलेंडर यूज किया। ठीक है, वो हिंदू कैलेंडर में आ जाएगा, वो हिंदू कैलेंडर के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार से हम अपने कैलेंडर्स के बारे में देखेंगे। जनरलाइज्ड वे में हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं, जहां पे 12 महीने होते हैं, 365 डेज होते हैं, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट चलता है।
ठीक है, और इस हिसाब से अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वेस्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हाँ, जैसे ऑस्पिशियस इवेंट मतलब क्या होता है, गृह प्रवेश हो गया, बर्थ एनिवर्सरी हो गया, या फिर हमें कोई फंक्शन करानी है, मैरिज मैरिज का प्लानिंग करनी है कि कौन सी तिथि शुभ शुभ मुहूर्त आपने सुना होगा ना, शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, वो यहीं से पॉइंट आता है। तो हर किसी के कल्चर में अलग अलग कैलेंडर है, बट जनरलाइज्ड वे में हम ये वाला कैलेंडर यूज करते हैं। ओके डन। आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपके फैक्चुअल डाटा के रूप में आ जाता है कि हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। अब आगे देखेंगे हम टाइमलाइन के बारे में। मैं बुक के पहले आपको थोड़ा अपने एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने पूरी हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? पूरी दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया कि भाई जीसस क्राइस्ट के वर्थ को अपन ने एक पॉइंट बनाया अपने जीवन का। जैसे आपने एक पॉइंट लिया कि मैं जब 5 साल का था, या फिर जब मैं 18 साल का था, वेयर इज पॉइंटर, ओके सॉरी, जब मैं 18 साल का था तो तब मैंने सबसे पहले कार चलाना सीखा या फिर बाइक चलाना सीखा। तो आपने एक डेट चूज करी ना, ये 18 साल का एक डेट है, एक ये माइलस्टोन है, एक क्या है, एक तरह से लैंडमार्क अपन यूज किया। तो वैसे ही अपन ने हिस्ट्री के टाइम पे ऑथर्स ने, राइटर्स ने, हिस्टोरियंस ने एक लैंडमार्क चूज किया, इसको नाम रखा बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले होने वाले इवेंट्स को उन्होंने कहा कि भाई इसके पहले जितने इवेंट्स होंगे उसको अपन कहेंगे कॉमन एरा। कॉमन एरा में होने वाले इवेंट्स मतलब क्या कि बिफोर कॉमन एरा मतलब क्या कि जीसस क्राइस्ट के होने के पहले वाले इवेंट्स को उन्होंने रखा, जिसको कहा कि भाई बिफोर कॉमन एरा। मतलब ये चीज मान लो यहाँ पे अगर कुछ चीज ए होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो तो ए इवेंट है ये बीसीई में आता है, मतलब क्या बिफोर कॉमन एरा में आता है। और जीसस क्राइस्ट के बाद होने वाली चीज को कहा है सीई, मतलब क्या कॉमन एरा। इसको दूसरी पैटर्न में भी कई ऑथर्स यूज करते हैं, जैसे क्या उन्होंने कहा बीसी बिफोर क्राइस्ट, और इसको कहा एनो डोमिनी एडी। ठीक है, मतलब ये जो पूरा पीरियड है इसको अपन ने कहा एडी, और ये जो पूरा पीरियड है इसको अपन ने कहा बीसी या फिर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, और इसको कहा अपन एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। अब ये जो लैंडमार्क है ये इसके अकॉर्डिंग हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले भीमबेटका केव शेल्टर्स के बारे में आप देखोगे, जब अपन स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज जब आप देखोगे तो आपको ये वाला फेज मिलेगा। फिर ये वाला फेज ही आपको स्टोन एज में आता है। ये वाला फेज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डील करेगा। अब देखिए यहाँ पे टर्म बीसी, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या, जो हमारी टाइमलाइन में ये वाला फेज है यहाँ पे अभी हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, ये स्टोन एज वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये स्टोन एज हो गया, फिर इसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इंडस वैली के बाद में फिर हम पढ़ेंगे कॉपर एज के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर एज के बाद में वेद को पढ़ेंगे, वेद के बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे धीरे धीरे करके महाजनपद फिर मौर्य आते हैं, ऐसे कर करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। फिर हम इसके बाद में वेद पढ़ते हैं, वेद के बाद में हड़प्पन फेज के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी यहाँ से है मेचोर हड़प्पन फेज और हड़प्पन फेज, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे इंडस वैली के हैं, आईवीसी के। ठीक है, फिर हम वेद के बारे में जानेंगे, हम फिर ऋग्वेद पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, लिटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, हम जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म बुद्धिज्म मतलब क्या, हम यहाँ पे जानेंगे कैसे जैन और बुद्धिज्म एज अ फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज हमारे पास में आ रही थी, कैसे उपनिषदिक ट्रेडिशन के बाद में नए नए सेक्ट्स उभर के आ रहे थे। इसी पीरियड हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, इसी पीरियड हम मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में अर्ली मिडिल पीरियड आता है, जहाँ पे हम साउदर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, हम लेट मिडिल पीरियड पढ़ते हैं, और लेट करते करते हम पोस्ट मिडिल पीरियड में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे औरंगजेब के बाद वाला फेज चलता है, औरंगजेब के समथिंग वाला फेज चल रहा है। देखिए यहाँ पे 1500 से लेके ये वाला, जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे कंपनीज आ रही हैं अलग अलग जगह से, वहां से हमारे पास में कॉलोनियल एरा, जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे कॉलोनियल हमारे ऊपर राज करने आता है, और यहाँ से वापस प्रेजेंट की तरफ पहुंच जाते हैं। तो अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा बीसी और एडी चेंज हो गया। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा, हम 500 बीसी से कहाँ पहुंच गए, 550 सीई कॉमन एरा। मतलब जो ये पॉइंट है ये यहाँ से चेंज हो जाता है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अब हम क्या ये कह सकते हैं कि इसी टाइम के बीच में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हमने माना होगा। ठीक है, तो हो सकता है हम थोड़ी सी टाइमलाइन को समझ पाए। अब देखिए टाइमलाइन को मैंने जो एक्चुअल टाइमलाइन हिस्ट्री को उसको बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये 3 वर्ड्स हम देखेंगे पहले। प्री हिस्ट्री मतलब होता है जब हमारे पास में ना राइटिंग है, ठीक है, ना हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है। देखिए 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, लिटरेरी और आर्कोलॉजी, इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे। तो ये जो 3 फेज है ये होते हैं स्टोन एज, जब यहाँ पे हमारी पूरी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग स्टोन के अकॉर्डिंग चलती है। फिर इसके बाद में आता है प्रोटो हिस्ट्री। अब भाई यहाँ पे इंडस वैली में हमारे पास में स्क्रिप्ट तो थी, बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, डिसाइफर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए हैं, इसलिए अपन उसका प्रोटो। ठीक है, और फिर जब हमारे पास में स्क्रिप्ट आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे स्क्रिप्ट है बट हम समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास में राइटिंग्स है। राइटिंग्स मतलब क्या, वैदिक एज में हम वेद मिल जाते हैं।
ठीक है। वेस्ट के ग्रेगोरियन कैलेंडर के स्टार्टिंग पॉइंट का जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए समझ के देखिए, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का अपन ओरिजिन मानते हैं कि यहाँ से बर्थ हुआ होगा उनका। यहाँ से आगे आने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पे एडी में आते हैं। यही हमारा इंग्लिश कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि उनके बाद बर्थ के बाद आने वाली चीजों को अपन एडी से डिनोट करते हैं, एनो डोमिनी से, और इसको अपन लेटिन में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है कॉमन एरा, मतलब इसको ही अपन एडी कहते हैं, इसको ही अपन सीई कहते हैं। ठीक है, और इसके पहले आने वाली, मतलब बर्थ के पहले आने वाली इवेंट्स को हम बीसीई में डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने भी रिसेंटली पढ़ा। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये मैंने टाइमलाइन डिजाइन करी है आपके लिए छोटा सा बताने के लिए। ये हमारी स्टोन एज चल रही है। ठीक है, स्टोन एज, फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, फिर ये वैदिक एज आती है, फिर यहाँ से वैदिक एज जब एंड होती है 500 बीसी चल रहा होता है। अब आप एक समझ पा रहे हैं ना कि ये एक एक ईयर है, 1 ईयर है, तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे अपन देखते हैं, जैसे कि स्केल है, स्केल में ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, इनके बीच में कई छोटे 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 अपने साल मान लीजिए एक तरीके से। ठीक है, तो अभी अपन लोग जूम इन जूम आउट करने की कंडीशन में समझ रहे हैं। तो अभी अपन लोग ब्रॉड एस्पेक्ट चीजें समझने की कोशिश करेंगे, तो अपन जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट मतलब क्या, अभी हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि हमारा ये वाला पॉइंट डिस्कस करना, नहीं, अभी हम पूरे इतने बड़े स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इतने बड़े स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलिए कि हमारा पूरा वैदिक एज का पीरियड है, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब वैदिक एज में भी 2 पार्ट होते हैं, तो अपन जब इसको जूम करेंगे तो अपन कह लेंगे सर ये लेटर है, ये अर्ली है और ये लेटर है। तो अभी अपन क्या है, अपन जूम आउट करके टाइमलाइन देख रहे हैं, बट अपन चैप्टर में जब जाएंगे धीरे धीरे करके उस चीज को जूम इन करके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारी जो टाइमलाइन है यहाँ पे 500 बीसी के बाद से, 500 बीसी के बाद से हमारे पास में जैनिज्म बुद्धिज्म वाला टॉपिक शुरू होता है। अब देखिए यहां तक हमारी चीजें काय में चल रही हैं, बीसी में चल रही हैं। ठीक है, यहां तक हमारी चीजें बीसी में चल रही हैं। यहां से हम अपने किस जोन में आ रहे हैं, सीई, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। यहीं से हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है। ठीक है, अब ये वाला कैलेंडर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमारे पास में वो बिफोर क्राइस्ट के डेट्स कैलकुलेट होते हैं? तुम कहेंगे नहीं भाई, बिफोर क्राइस्ट के डेट इसमें कैलकुलेट नहीं होते हैं। ये कैलेंडर ओरिजिन ही बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद से होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला फेज है 500 बीसी से लेके 550 सी तक का फेज, जो ये वाला पूरा फेज है, इस फेज में हमारे पास में जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे कई सेक्ट्स, मतलब धार्मिक फिलोसफीज आ रही थी। वेदास का बाद का फेज चल रहा है। यहाँ पे कई प्रकार की फिलोसफिकल डिस्कशन होने लगते हैं, ऐसे कई सोर्सेज आते हैं, फॉरेन विजन्स होते हैं। तो ये जो पूरा पीरियड है, इसमें ही अपन कहते हैं कि इस पीरियड के बीच में ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया, यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे 500 आया। ठीक है, फिर इसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा 499। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे अपन आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो इसके बाद ईयर की काउंटिंग होगी वो आएगा 1 सीई, 2 सीई, ऐसे करते 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 हम 2024 सी तक आ जाएंगे। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जैसे हम मैथ में यहाँ पे माइनस लगाते थे और यहाँ प्लस लगाते थे, तो वैसे माइनस आप समझ लीजिए बिफोर क्राइस्ट हो गया, और प्लस क्या हो गया, आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, एनो डोमिनी। तो अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमें क्या पता चलता है कि देखिए, जब हम कोई 2 डेट्स को कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया कि हमने एक एज कैलकुलेट करी कि चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छा दिया है। हाँ, जब हम कोई 2 डेट को कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द टाइमलाइन, जहां पे हम जीरो वाले पॉइंट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ को क्रॉस करते हैं, जब हम कोई डेट बीसी से लेके बीसीई से लेके हम जब सी की तरफ काउंट करते हैं पूरे ईयर्स को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल लेके रखा, सपोज कि भाई आपसे पूछा गया कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आपने कहा कि भाई मुझे जितना याद है उनका जन्म 560 बीसीई में हुआ था, मतलब जीसस क्राइस्ट के होने के 560 साल पहले। ठीक है, फिर उन्होंने आपसे, मैंने पूछा कि अच्छा चलो ठीक है, जीसस क्राइस्ट के हिसाब से तो आपने बता दिया, बट आज जब 2024 चल रहा है, तो आज के हिसाब से 2024 सी के हिसाब से कितने साल हो गए बर्थ के लिए? तो आप क्या करोगे, पहले आप ये पूरे साल को जोड़ोगे। ठीक है, और इससे अपन ने जोड़े तो कैसे, 2024 प्लस 560। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि ये वाला जो ईयर है जीसस क्राइस्ट के बर्थ वाला, इसको अपन ने ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप मतलब क्या, अपन ने इसको इग्नोर किया था, इसको अपन ने जीरो नहीं कहा था। ठीक है, इसको अपन ने काउंट नहीं किया था, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ रहा है कैसे? देखें, हमने यहाँ पे जब चेंज किए थे अपने, तो 1 के बाद में सीधे 1 पे आ गए थे। यहाँ पे हमने जीरो तो लिया ही नहीं था, मतलब यहाँ पे एक डिजिट कम चल रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2583। ठीक है, 560 प्लस 2024 प्लस -1। -1 क्यों लिया? क्योंकि हमने जब यहाँ से 1 BC से लेके
1C की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो हमने एक जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ वाला पॉइंट था इसको हमने जीरो नहीं माना था, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं माना जाता, ठीक है। जब यहाँ पे जीरो नहीं माना था, देखो जीरो ईयर नहीं होता है कोई, जब जीरो ईयर नहीं होता बट इसकी वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, तो अपन इसको -1 करके यहाँ पे बाद में यूज कर लेते हैं। इस कारण से हमें एक एक्चुअल डेट पता चल जाती है। तो अब जैसे आपसे कोई भी डेट कहा जाए ना कैलकुलेट करने, अगर वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही चल रही है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले से ही पूछ रहा है तो भी कुछ चेंज नहीं करना है। बट अगर वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले से लेके उनके बर्थ के बाद की डेट पूछ रहा है तो आपको दोनों को ऐड करना, तो -1 करना है। अब इससे कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको दो डेट दी गई होंगी, आपको बताना पड़ेगा कि भैया एक डेट बीसी में है और एक डेट एडी में है। अब आपको बताना पड़ेगा इन दोनों डेट्स के बीच में कितने ईयर्स है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, वो -1 करती नहीं है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास में एक जो बीच की वैल्यू उसको माइनस भी करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आगे। A timeline is a convenient tool to mark such events as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skip period, otherwise the timeline would be the almost 3 meters long. चलिए एक आप अपने जीवन की टाइमलाइन बना के देखिए, आपने अपनी लाइफ की टाइमलाइन बनाई, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, चलिए सर मैं काम करता हूं, मैं जब 1 साल का था तब मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा मैंने क्या क्या किया, मैं एक पेपर पे लिखूंगा। मैं जब 2 साल का हुआ तब मैंने अपने मम्मी से पूछा कि जब 2 साल का था मैं क्या क्या करता था। ऐसे करते 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 आपने अपने 20th ईयर तक के बारे में डिटेल निकाल ली, ठीक है। अब आपने ये टाइमलाइन बनाई तो आपने हर पेपर पे अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे कर करके जब आपका 20th ईयर आपने टच किया बर्थडे का तब आपने अपने लिखा, ठीक है। अब ये जो कितने पेपर हो गए होंगे, 20 पेपर्स हो गए होंगे, ठीक है। मतलब आपने अपनी पूरी लाइफ का एक ईयर वाइज समराइजेशन 20 पेजेस में किया। बट अब मैं आपसे पूछूं, अब आप अपनी मम्मी से पूछिए कि मम्मी 1 साल से लेके मैंने 2 साल के बीच में क्या क्या किया, आप डिटेल में बताइए। जब आप डिटेल में जाएंगे तो मम्मी आपको जूम इन करके बताएंगे, अच्छा बेटा ऐसा था ऐसा था। तो क्या पता आपका 1 साल से जो आपका फेज है फ्रॉम दिस टू दिस, यही इतना बड़ा हो जाए कि इसके ऊपर ही मम्मी आपके 20 पेज लिख दे। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आपने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने टाइमलाइन को डिजाइन किया। कैसे? जब आपको लगा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत गहराई से सोचना है, गहराई से पढ़ना है, तो आपने उसको और अंदर से खोजा और अंदर से जूम इन किया। और जब आपने जूम इन किया तो आपको पता चला यार यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा है, यहाँ बहुत ज्यादा। फिर आपने धीरे धीरे क्या किया, आपने कहा मम्मी फर्स्ट डे मैंने क्या किया था, सेकंड डे मैंने क्या किया था। वैसे तो इतना याद नहीं रहेगा डे वाइज, बट अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे अरे जब आप पहली बार ऐसा किए थे, फर्स्ट डे था, फिर मैं ये हुआ, फिर वो, ऐसे करके करके आप देखेंगे तो आपके पास में 365 डेज तो ऐसे ही पेज बन जाएगा आपका एक ही साल का। तो आप एक पॉइंट समझ रहे हैं, टाइमलाइन एक बहुत अच्छा टूल है। हम पूरी हिस्ट्री को जज करते हैं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज को कितनी गहराई से देखना है, किस चीज को कितना जूम इन करना है, किस चीज को कितना जूम आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने जो आपको टाइमलाइन डिजाइन करा के बताई, ये एक जूम इन जूम आउट मेथड के साथ में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडस वैली को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है अर्ली फेज, एक होता है मैच्योर फेज, एक होता है लेट फेज। ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बस ये बताना था कि इस फेज के बीच में, इस फेज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो हमने एक जूम आउट किया। मतलब जो हमारा स्केल था, तो अभी हमने एक पॉइंट ये पढ़ा, एक पॉइंट ये पढ़ा, एक पॉइंट ये पढ़ा, एक पॉइंट ये पढ़ा, बट हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम अपनी टाइमलाइन को ऐसा यूज करते हैं जिस हिसाब से हमारा डाटा हमारे लिए यूजफुल हो जाए, वरना बहुत लेंदी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसे कर करके अगर आपके यही पार्ट इतने सारे हो जाएंगे तो आप फिर उनको जूम इन जूम आउट करके करोगे। जैसे मैंने आपसे कहा अभी अपन एंशियंट पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ चला गया, अपनी एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। एंशियंट हिस्ट्री में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, हम पार्ट पढ़ रहे हैं मान लीजिए बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ चला गया, बुद्धिज्म में। फिर आपका मैंने पूछा आपसे बुद्धिज्म में क्या पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपका और जूम चला गया एग्जैक्ट डेट को लेकर। पॉइंट समझ में आ गया? तो ऐसी हिस्ट्री पढ़ी जाती है कि टाइमलाइन के अंदर घुसते जाते हैं। जैसे जैसे टॉपिक के अंदर जाएंगे हम टाइमलाइन को भी और ओपन करते चलेंगे, जूम इन करते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक चीज हम नया फैक्ट पढ़ेंगे, ये हमारे पेपर में आता है। जब भी हम हिस्ट्री में एक इरा की, एक सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी मतलब होता है इफ एन पीरियड कंटेन 100 ईयर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जब हम कभी 100 ईयर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, सेंचुरी, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंचुरी BCE, मतलब क्या, इसमें पूरे 100 ईयर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मिलीनियम। मिलीनियम में हम क्या करते हैं, 1000 ईयर्स कवर करते हैं। तो अभी आप देखिए कि कैसे 1 मिलियन BC चल रहा है। देखिए 1 मिलियन BC होता है, 3rd मिलियन BC, अभी अपन लोग 3 मिलियन BC में चल रहा है। मतलब क्या, देखिए 2000 तो हो गया 2 मिलियन BC, ठीक है। 2024 मतलब प्लस, तो ये तो था हमारा 2 मिलियन BC, ठीक है। सी सॉरी माय बैड, सी। और अब जो अपन का चल रहा है, ये चल रहा है 3 मिलियन CE। डन, ये आ गया।
तो बार बार हम 3000 सी लिखने से अच्छा है कि हम एक चीज लिखें 3 मिलीनियम सी। गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक, हाँ एक चीज और यहाँ बताता हूँ, पंचांग। पंचांग मतलब क्या होता है, देखिए आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि एक तो हमने पढ़ लिया इंग्लिश कैलेंडर जो अभी अपन ने फॉलो किया जीसस क्राइस्ट के बाद वाला। इसके बाद में भी हमारे इंडिया में कई अलग अलग प्रकार के रिलीजियस कैलेंडर चलते हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर हो गया, मुस्लिम कैलेंडर हो गया। तो उन कैलेंडर के अलग अलग नाम भी होते हैं। उस अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ हर इवेंट्स को डिजाइन किया जाता है। इवेंट्स मतलब फंक्शंस हो जाते हैं, सेरेमनीज हो जाते हैं, डेट्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना गुरु पूर्णिमा कब पड़ रही है, अभी लास्ट समथिंग 1.5-2 साल से ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि बड़े बड़े मेजर फेस्टिवल बीच में आते हैं कि वो ना मतलब दो दो डेट कवर करते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, मतलब जो अपने ये सेलेस्टियल बॉडीज के अकॉर्डिंग कैलेंडर डिजाइन किया जाता है, जिसको हम पंचांग कहते हैं। हिंदू कल्चर में इसको पंचांग यूज किया। देखिए एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये पंचांग, ये तो मैंने नेट से निकाला है तो थोड़ा सा ब्लरी इमेज है, बट आप थोड़ा अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले अपने वर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सोर्सेस। सोर्सेस मतलब क्या होता है? सोर्स मतलब होता है जहां से हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट मिला, अब उस ऑब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने साल पुराना है, क्या चीज है, तो उसके लिए आपने किसी बुक का यूज किया, किसी से पूछा, वर्बली पूछा, किसी के पास इसको लेके गए तो उसने इसका केमिकल रिएक्शन के साथ चेक किया, टेस्ट किया मशीन में रख के, तो पता चलता है कि वो सोर्स होता है। ठीक है, उससे हमें उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास में एक बहुत पुरानी टेबल रखी है। ठीक है, अब आपने उस टेबल के बारे में पूछना है, तो आप उसके लिए पूछने जाओगे ना, किसी किसी के पापा फादर से पूछोगे, पापा ये कितने साल पुरानी टेबल है? पापा कहेंगे ये मुझे दादाजी ने बनवा के दी थी, मतलब आपके दादाजी ने बनवा के दी थी। ऐसे करके आपको पता चला कि आपके फादर क्या बने, सोर्स बने। सोर्स किस चीज का? उस टेबल की इंफॉर्मेशन बताने का। तो ऐसे यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी है, आप कर लीजिए। मतलब आपको अपने रिलेशंस में जो चीजें हैं उसके बारे में बताना है कि आपके दादाजी क्या करते थे और किससे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिली। आपकी इंफॉर्मेशन का कौन सा सोर्स, वो पता करना पड़ेगा कि हो सकता है आपके पापा हों, हो सकता है कोई आपके रिलेटिव हो, कोई और व्यक्ति हो जो आपके बारे में बताया, उनके कॉन्टेक्स्ट को डील करने के लिए बताया। मेरे घर में भी एक फैमिली ट्री बना है, पूरा फैमिली चार्ट बना है, जहाँ से हम लोग की जो बेसिक रूट है वहाँ पे एक दादाजी का नाम लिखा है। फिर ऐसे कर करके सबकी पत्तियां आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग के हिसाब से लेटेस्ट जनरेशन आती है। तो यहाँ सबसे ऊपर वाली पत्ती मेरी जनरेशन में आती है। तो उस समय पता चलता है कि मुझसे पहले कितनी जनरेशन क्रॉस हुई। अब ये चार्ट बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगी थी। अलग अलग रिश्तेदारों से पूछा था कि भाई इनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, फिर उनके घर पे कौन कौन है, ऐसे करके चीजें पता कर पाए थे हम लोग। ठीक है, तो एक हम लोगों ने हिस्ट्री को जानने की कोशिश करी थी अपनी फैमिली ट्री की। ओके, आगे देखते हैं। देखिए हिस्ट्री में जनरली हम दो प्रकार के सोर्सेस पढ़ते हैं। पूरे सोर्सेस को जूम आउट करके देखें तो हमें दो चीजें कॉमन मिलेंगी। एक होता है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस मतलब क्या है? जो लिखे हुए हों, रिटन हो। ठीक है, और दूसरे होते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में मिलते हैं एग्जीबिशंस की साइट पे। देखिए लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? सेकुलर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा बायोग्राफी। बायोग्राफी कोई एक राजा हो गए, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है अपनी। ठीक है, पोएम्स हो जाती हैं, लिटरेचर हो जाता है, साइंस एंड टेक की बुक्स मिल जाती है हमारे पास में से। मान लीजिए मेडिवल पीरियड में कोई राजा है, या फिर अर्थशास्त्र ले लीजिए। एक इस टाइप की बुक है जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है। दूसरे के रिलीजियस टेक्स्ट जो धर्म के ऊपर लिखी गई हो, जैसे वैदिक टेक्स्ट हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन टेक्स्ट हो गए, जहाँ पे धार्मिक रूप से बात करी गई है, अलग अलग फिलोसफी से बात करी गई है, टीचिंग्स दी गई है, मोरल्स दी गई है। फिर एक चीज और पता चलती है कि हमारे पास में कई फॉरेन सोर्स भी मिलते हैं। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ये आपका भारत है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपके घर आया। ठीक है, मैं आपके घर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे आपके घर की हिस्ट्री निकालना है। ठीक है, तो मैं दो जगह जाऊंगा। एक आपके लिटरेरी सोर्सेज के पास जाऊंगा। लिटरेरी सोर्सेज मतलब क्या? मैं आपके घर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करूंगा कि भाई आपकी प्लॉट कब लिया गया था, आपकी प्लॉट के बाद में इसमें काम कब हुआ था, यहाँ पे कितने लोग आए हैं, आपके घर में देखूं कहीं कहीं पे फैमिली ट्री बना है क्या। अगर बना होगा तो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो चीज के अलावा मुझे पास दूसरी चीज क्या? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। मैं देखूंगा आपके घर का पैटर्न हर टाइप है। आपके घर के पैटर्न, आपके घर के ऊपर लेंटर है या फिर फॉल सीलिंग बनी है, आपके घर में टाइल्स लगा है, फर्श लगा है, जिस कारण से मुझे पता चल पाएगा कि भाई टाइल्स तो 2000 के बाद से बनना शुरू हुए थे, मतलब आपका घर 2000 से नया है। मुझे देखेगा कि यार आपके घर में यहाँ पे पुटीन नहीं है, यहाँ पे फर्श बना है, सीमेंटेड फर्श है, तो मैं समझ जाऊंगा हो सकता है 1980 से लेके 2000 के समथिंग बना होगा घर। ऐसे करके मैं एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड करके कहीं कहीं आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, कहीं कहीं पे लिटरेरी एविडेंसेस के रूप में आपके घर को जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लिटरेरी में हो सकता है मैं कहीं पे वॉल पे देखूं, कोई ब्रिक पे कहीं कुछ नाम लिखा हो, कहीं पे कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हो, किसी की याद में कुछ लिखा हो, तो वहां से लिटरेरी सोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में वैदिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो बुक्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका कोई फैमिली ट्री है, फैमिली डायरी रखी हो, तो वो एक तरह से टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, लिटरेचर हो जाता है, पोयम हो जाती हैं। ठीक है,
और दूसरा आर्कोलॉजिकल टूल्स में हमारे पास में स्टोन टूल्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मोन्यूमेंट्स, पोट्रीज, ऐसी चीजें आती हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि कैसे हम कोई चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से उसको पहचानते हैं। देखिए, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स है, ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्स है, ये लिटरेरी सोर्स है, ये भी लिटरेरी सोर्स है, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स है, और ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्स है। अब देखिए, हमने आर्कोलॉजिकल के चार्ट के अंदर जूम इन किया। अब आर्कोलॉजिकल के चार्ट के जूम इन करके हमने कॉइन्स को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में कॉइन मिला। अब चलिए, एक पल को एज्यूम करिए आप हिस्टोरियन है, आपको एक गार्डन में कॉइन मिलता है, तो आपने कहा कि सर ये जो कॉइन है ये गोल्ड है, इसका मटेरियल जो है गोल्ड है। तो हमें क्या पॉइंट पता चला? मटेरियल, ठीक है। अब गोल्ड के अलावा यहाँ पे ये जो कॉइन है, शायद ये कुछ इस पे लिखा हुआ है, देखिए ये कुछ समझ में आ रहा है, तो एक हमें हल्का सा स्क्रिप्ट का अंदाजा पता चलता है, ठीक है। फिर इसमें राजा की इमेजेस बनी हुई हैं, तो हमें एक कुछ ना कुछ इमेजेस के बारे में समझ में आता है। फिर हम इसको और सिमिलर कॉइन्स के साथ सर्च करके देखेंगे, और उससे हम थोड़ा एक डेट का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें कई साइंटिफिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां से पता चल पाए कि कौन सी चीज है। अब मान लीजिए दूसरी चीज, ये आपको ये जो धर्मचक्र परिवर्तन है, सांची स्तूप पे, यहाँ पे इस गेट पे कार्विंग करी गई है, ठोक ठोक के। यहाँ से पता चल रहा है कि स्टोरी समझ में आ रही है कि यहाँ पे जातक कथाएं लिखी गई। जातक कथाएं मतलब क्या? बुद्धिस्ट टेल। यहाँ पे बुद्ध के जो इवेंट्स हुए उनको जातक स्टोरी के फॉर्म में बनाया गया है, और पूरे गेट्स में चारों तरफ लिखी गई है। अगर आप जूम इन करके देखें तो ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा दिया गया है कि जब कैसे पहली बार टीचिंग दी थी अपनी, कैसे चीजें समझ में आती हैं। दूसरा, आप जब एक टेम्पल जाएं तो आप टेम्पल में नोटिस करें कि भाई टेम्पल की स्टाइल कौन सी है, आर्किटेक्चर स्टाइल। ये स्टाइल क्या एंशियंट टाइम में फॉलो होती थी? क्या ये स्टाइल मेडिवल टाइम में फॉलो होती थी? क्या ये ब्रिटिशर्स के एरिया में, मतलब हमारे मॉडर्न पीरियड में होती थी, या फिर मेडिवल पीरियड में होती थी? फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे गर्भगृह में कौन से आइडल को रखा गया है, मतलब कौन सी मूर्ति रखी गई है। फिर मूर्ति के साथ साथ में कौन कौन से स्टेचूज बनाए गए हैं। इसके साथ हमें किस पता चलेगी, हमें फिलोसफिकल बिलीव्स क्या थे लोगों के, कि हमें कैसे अंदर जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें भगवान को वो सेरेमनीज होती होंगी, कैसे डांस की कल्चर होती होंगी, ये सब चीजें पता चलती हैं। बाद में पता चलेगा कि भाई इस मंदिर को बनाने के लिए कौन सा स्टोन यूज किया गया है। क्या स्टोन वह लोकेलिटी में मिलता था? अगर वो मिलता था तो अच्छी बात है, वहां हम समझ जाएंगे कि यही लोकल आइड। अगर वो स्टोन कहीं बाहर से मंगाया गया है, तो हमें पॉइंट पता चलेगा कि भाई इनका ट्रेड एंड कॉमर्स रहता होगा। अब बाहर से कहां से मंगाया गया होगा, वो सिमिलर लोकेशन में पता होना चाहिए कि भाई ये तो गुजरात में ही मिलता है स्टोन जिसकी मूर्ति बनी हुई है। ऐसे कर करके हमें पता चलता है कि कैसे एक मॉन्यूमेंट हमारे पास में एक सोर्स बन के बताता है कि भाई मेरे जो आप मुझे आपको समझना है, अगर आप समझना चाहते हो तो कई प्रकार के सोर्सेस को लिंक करना पड़ेगा। जैसे वेद है, यहाँ पे वैदिक संस्कृति देखी गई है, तो आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृत कैसे ओरिजिन होता है, बैक बिल्कुल बैक से कैसे स्टार्ट होती है संस्कृत। आपको यहाँ से भी कई एविडेंसेस मिलते हैं। अर्थशास्त्र लिखी गई थी, अर्थशास्त्र में पता चलता है कैसे पॉलिटी होनी चाहिए राजा की, कैसी चीजें होती हैं। अब इस किताब को पढ़ते हुए आपको एक चीज पता चलेगी, राजा को कैसा होना चाहिए, इस टाइम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा चलता था, इस टाइम के इन्वायरमेंट कैसा था। अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए हमने रामायण देखी, ठीक है, रामायण बुक ली। अब एक हिस्टोरियन ने इस बुक पे सर्च किया, और उसने देखा कि यार मैं केवल इन्वायरमेंट पे वर्क करूंगा। रामायण की इन्वायरमेंट को क्या उसने देखा कि यार यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, उन सब एस्पेक्ट को अपनी बुक में लिखा, ठीक है। दूसरे हिस्टोरियन ने वर्क किया, उसने क्या किया, उसने कहा कि सर मैं यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर को लेकर काम करूंगा कि सोसाइटी कैसी थी। उसने अपना पूरी किताब सोसाइटी को लेकर लिखी। उसने फिर एक हिस्टोरियन 3 आए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर वर्क करूंगा कि कैसे पॉलिटी चलती थी, कैसे राजा बनते थे, मोनार्की थी, डेमोक्रेसी थी। उसने हर चीज इसमें लिखी। फिर एक व्यक्ति और है, हिस्टोरियन 3 4, इन्होंने इकोनॉमिकली लिखा चीजें। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? हर ऑथर ने एक अलग अलग डायमेंशन पे वर्क किया रामायण की। रामायण एक ही है, बुक एक ही है, ठीक है, बट यहाँ पे अलग अलग वर्क हुआ। तो सोर्स यही है, ठीक है, बट मल्टीपल चीजों को जोड़ के सर्च कर करके हमने इसके अलग अलग टाइप निकाले। इसकी समरी से हम रामायण को प्रॉपर रूप से इंटरप्रेट कर पाते हैं, जो आज के टाइम पे अपन हिस्टोरिकल रिसर्च के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज खोजते हैं, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, बल्कि जब हम कोई चीज खोजते हैं, ठीक है, तो हम उसके सोर्सेज की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जूम इन करके देखेंगे हमें कौन सी चीज के लिए कैसे सोर्सेज मिलते हैं। देखिए, कितने प्रकार के सोर्सेज होते हैं। ओरल सोर्सेज होते हैं, मतलब कैसे आपने अपने दादाजी से पूछा, ठीक है, कि ये कितने साल पुराना है, ठीक है, कुछ बहुत पुराना डांस चलता आ रहा है बट वो कहीं पे रिटन नहीं है, ठीक है। फिर एक होता है इंडियन लिटरेचर, जो कि रिटन फॉर्म में आ रहा है, लिटरेचर जैसे वेद हो गया, इतिहास हो गया, पोएम्स हो गई, प्ले हो गई। जैसे प्ले मतलब हो गया कि कई प्रकार के प्लेज हुए हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गई, कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज हो गई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गए जहाँ पे मेडिकेशंस के बारे में बताया गया है। कोई बाहर के फॉरनर्स आए, उन्होंने अपने ट्राइबल ब्लॉग्स लिखे, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स लिखी, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इन सब के भी एविडेंसेस मिलते हैं हमारे पास में। और पता चलता है एग्जीबिशन साइट से ह्यूमन के बरियल हो गए, ह्यूमन के टूल्स हो गए, ये सब चीजें मिलती हैं। फिर इसके मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, माउंट्स मिलते हैं, टीले मिलते हैं,
कि कैसे लोग ने बरियल क्रीमेशन प्रोसेस करी होगी, ठीक है। फिर हम इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है एक तांबे की या फिर एक प्लेट पे ठोक ठोक के लिखना, ठीक है, उसको अपन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। देखिए, इन चीज को थोड़ा कैटेगराइज करें, जैसे कॉपर प्लेट हो गया, ये जैसे मान लीजिए ये जो है मॉन्यूमेंट्स हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ गए, ठीक है। ये जो चीज है ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ गई। फिर यहाँ पे जो ट्रेवल ब्लॉग और हिस्टोरिकल कॉनिकेंस ये लिटरेरी सोर्सेज में, क्योंकि लिखी गई चीजें हैं, ये भी टेक्स्ट है तो लिटरेरी में आ गए। तो ऐसे आप कुछ कुछ चीजों को डिवाइड कर सकते हो। हमारी हिस्ट्री एक पजल जैसी होती है। आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा, उस ऑब्जेक्ट को देख के आप कितना उसको एनालिसिस कर पा रहे हो, कितना उसके बारे में जान पा रहे हो, उसके हर एस्पेक्ट को समझ पा रहे हो, यही एक प्रॉपर हिस्टोरियन का वर्क होता है। मतलब एक आपने ऑब्जेक्ट तो दे दिया, बट ऑब्जेक्ट को जोड़ जाड़ के अलग अलग डायमेंशन से जोड़ के उसको समझना, और उसको समझने के बाद में उसका मोरल निकालना, उस मोरल से ये देखना कि भाई इस चीज से क्या समझ में आ रहा है हमें, वही एक्चुअली हिस्ट्री होती है। आगे देखते हैं। रिमेंबर, नाउ वी विल यूज सम ऑफ देम एज वी गो along। व्हेन हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हिस्ट्री से अ किंग और अ क्वीन ईयर्स वगैरह इंस्टेंट मोन्यूमेंट ऑफ वार, एक कोई वॉर के बारे में बताते हैं, राजा रानी के बारे में बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो वो अलग अलग जगह से लिंक करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि हम इन्वायरमेंट के ऊपर एक व्यक्ति ने सर्च किया, एक व्यक्ति ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च किया, ऐसे ही हिस्टोरियंस भी अलग अलग लोगों की हेल्प लेते हैं। जैसे किस किस की हेल्प लेते हैं, जब वो हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, हिस्ट्री की बुक को एनालिसिस करके लिखते हैं, तो वो आर्कोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं, एपिग्राफिस्ट मतलब जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की यूज करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। हम जो लिटरेचर में एक्सपर्ट होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, और हम कई प्रकार की साइंटिफिक स्टडी भी करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग हो गया, अलग अलग प्रकार के। हम जेनेटिक स्टडीज भी करते हैं। जेनेटिक्स मतलब क्या, कि कैसे जेनेटिकली ट्रेड्स आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों के, कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं, कैसे नॉर्दर्न लोगों में क्या सिमिलरिटीज दिखती हैं, इन पे कई थ्योरीज आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। ऐसे कर करके हम कई कई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता चलता है कि भाई हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री को बनाना एक मल्टीपल डिसिप्लिन्स को जोड़ के बनाया जाता है। मल्टीपल डिसिप्लिन्स मतलब क्या, कि आपने मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ साइंसेस की हेल्प ली, आपने एंथ्रोपोलॉजी की हेल्प ली, आपने आर्कोलॉजी की हेल्प ली, और फिर आप प्रॉपरली उस चीज को ड्राइव करके समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब हमारा पूरा सेंट्रिक जो हमारी हिस्ट्री है, अब वो ह्यूमन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ह्यूमन मतलब कैसे, कि अब हम देखेंगे कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे होता है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या भाई, अब जो हम बात हमें बुक में दी गई है वो बताई गई मॉडर्न ह्यूमंस की। मतलब क्या, मॉडर्न जो आज की होमो स्पेशियंस की कैटेगरी है हम उसको बात करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पहले भी हमारा एवोल्यूशन इस पोजीशन से हुआ है। मतलब क्या, पहले ऑस्ट्रोफेरेटस थे, फिर होमो हेबिलस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, होमो नीदरलैंड से आए, और होमो सेपियंस सेपियंस आए। तो अभी जो बुक हमें बात कर रही है वो इनकी बात कर रही है, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये हम जब एवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं, उस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे इनकी ब्रेन की साइज चेंज हो रही थी, सेंटीमीटर वाइज ब्रेन की साइज चेंज हो रही थी। और जब ब्रेन की साइज चेंज हो रही थी, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही थी। मतलब क्या, इनका कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा था, ठीक है। ग्रेजुअली कॉग्निटिव लेवल जब बढ़ता है तो हमारी एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं। एक्टिविटीज कैसे बढ़ती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। आपने क्या सुनी होगी, हर 10 से 15 साल के बाद जो जनरेशन आती है, जैसे मान लीजिए आप हो और आपका भाई है जो आपसे 5 या 8 साल छोटा है, वो ज्यादा एक्टिव होगा, उसको मोबाइल चलाना ज्यादा अच्छे से आता होगा, वो जल्दी चीजें कैप्चर करना सीख गया होगा। तो हमें पता चलता है कि जो बाद की जनरेशन आती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। इसी कारण से हमारे पास में ग्रेजुअली एवोल्यूशन होता जाता है चीजों का, ठीक है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे देते हैं। द मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस, हैव वॉक्ड द प्लेनेट अबाउट 3 lakh years. This appears to be very long time. Yet this is not this is only a tiny fraction of Earth history. Let us have a quick look of early history. ठीक है। अब अपन ह्यूमन की अर्ली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक स्टोन एज के टाइम की वो बताई गई है। हम स्टोन एज के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। अर्ली ह्यूमन फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप एंड हेल्प ईच अदर। देखिए, जो पुराने लोग थे, हमारे जो पुराने लोग थे, वो कैसे रहते थे, वो स्टोन एज के पीपल समझ के चलिए। ये लोग जो रहते थे, ये पीपल बैंड और ग्रुप में रहते थे। अब देखिए, ग्रुप में रहने के पीछे कारण क्या थे। एक तो क्या, वो नेचर के कारण डरते थे। नेचर से डरना मतलब क्या, कि प्रकृति को समझने की कोशिश करते कि बारिश भी हो रही है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो एक तरह से नेचर से भी उनको समझना। दूसरे एनिमल, जब वो ग्रुप में रहते थे तो उनको पता रहता था कि भाई अगर हम जुगुड में रहेंगे ना, तो हमें कोई हार्म नहीं कर पाएगा, कोई एनिमल हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, तो हमें ग्रुप में एक प्रोटेक्शन का रहेगा। इस कारण से लोग ग्रुप में रहना शुरू कर दिए, ठीक है। धीरे धीरे करके वो खाना के और रहने की व्यवस्था करने लगे। अब खाना क्या खाएंगे, जो खाना नेचर देगा। नेचर मतलब क्या होता है, फ्रूट्स हो गए, पत्तियां हो गई, फल हो गए, ठीक है। शेल्टर, शेल्टर मतलब रुकने की व्यवस्था, कहाँ पे हम रुकेंगे, कहाँ पे रात में सोएंगे, तो एक ठंडक भी रहती थी, ठीक है। ये मोस्टली हंटर गैदरर्स होते थे। आपको याद रखना है, ये मोस्टली हंटर गैदरर्स होते थे। मतलब ये मोस्टली अपना खाना पीना जैसे कहते हैं ना कि ढूंढ ढूंढ के लाने वाली प्रोसेस में थे, डिपेंडेंट रहते थे। इनका कोई फिक्स खाने पीने का सिस्टम नहीं रहता था, ठीक है। इस कारण से उनकी मोस्टली दिन भर उनका बिजी शेड्यूल रहता था, और वो एक हार्ड वर्किंग में आ जाते थे कि भैया दिन भर व्यस्त रहते हैं, ठीक है। और ये लोग, हमें पता चलता है, जैसे आप जब स्टोन एज पढ़ेंगे तो स्टोन एज में आपको पता चलेगा इनकी बरियल कस्टम्स के बारे में। बरियल कस्टम मतलब कैसे बरियल्स को
बरी करते थे, लास्ट सेरेमनीज करते थे अपने हिसाब से, तो वहाँ पता चलता है कि लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ मतलब क्या, उन्हें लगता था, जैसे कई बरियल्स मिले हैं जहाँ पे पहले बॉडी को दफनाया गया, उसके बगल में उसका जुड़ा हुआ सामान, जैसे कई बीड्स, कई मोती, कई पॉटरीज वहाँ पे रखे गए, कहीं कहीं पे डॉग्स भी रखे गए। डॉग्स क्यों रखे गए? क्योंकि उनको लगता था कि भाई इसका फेवरेट एनिमल है, फेवरेट वो है, दोस्त जैसा हुआ, क्या पता आज लाइफ के बाद उसकी इसकी आवश्यकता पड़े। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि भाई आफ्टर लाइफ के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचते होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लोग टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे। अब हम देखिए, अब हम ये जो पीपल हैं इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब इनके पहले शेल्टर के बारे में देखें कैसे रहते थे। ये लोग टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे, जैसे ये रॉक शेल्टर है, यहाँ पर उनको जगह मिल गई रहने के लिए तो यहाँ रहने लगे। केव्स में भी रहते थे, और ये लोग कोई प्रकार की लैंग्वेज यूज करते होंगे आपस में बात करने की, बट अब हमें कुछ नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, बहुत बहुत सालों पहले बात कर रहे हैं। ये लोग फायर का यूज करना सीख गए थे ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर इसके बाद ये और इंप्रूव होते गए, तो इन्होंने स्टोन एक्सेस का यूज करना शुरू किया। स्टोन एक्स हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे टूल्स की बात आ गई। तो एक अभी हमने पढ़ा सेटलमेंट। सेटलमेंट में कहाँ रह रहे हैं? केव्स में। ठीक है, और कह सकते हैं हम लोग रॉक शेल्टर्स में। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने देखा, टूल्स। टूल्स में पता चला कि भाई टूल्स में ये लोग कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं? स्टोन का यूज कर रहे हैं। अब स्टोन में क्या क्या टूल्स यूज कर रहे हैं? स्टोन एक्सेस यूज कर रहे हैं, ब्लेड्स यूज कर रहे हैं, एरोहेड्स। एरोहेड्स मतलब होते हैं ऐसे, मैं कोशिश करूंगा आपको स्टोन एज में समझा पाऊँ नेक्स्ट चैप्टर के पहले। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ है विजिबल इन रॉक पेंटिंग। अब एक चीज समझिए, टेक्स्ट हमें ये टूल पता चल गया, इसके बाद एक पॉइंट आता है पेंटिंग्स। आप जब पेंटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है कि खाना खा लिया, अब आप फ्री हैं, अब आप अपने आप को क्रिएटिव रूप में लेके जाना चाहेंगे, अब आप क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? अपना फोन चलाएंगे, आप रील्स देखेंगे। वैसे उस टाइम पे लोगों को इंटरेस्ट था कि पेंटिंग कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा था वो बनाने की कोशिश करते थे। तो नेचुरल कलर मिलते हैं, नेचुरल प्लांट बेस्ड कलर मिलते हैं, या फिर जो लोकली इजीली नेचुरल कलर मिल जाते हैं, हमारी सॉइल के कलर, उनका यूज करके पेंटिंग करते थे। देखिए ये पेंटिंग। अब पेंटिंग क्या करेंगे? वो पेंटिंग कार्टून तो बनाएंगे नहीं, सिमचैन तो बनाएंगे नहीं, जानते नहीं सिमचैन को। वो क्या बनाएंगे? जो देखते थे। अब आप एक पल को सोचिए, अगर आप एक पेंटिंग करने जा रहे हैं और मैं आपसे कहूँ आपको सीनरी बनानी है, अब वही सीनरी बनाओगे जो आपको फेवरेट सीनरी होगी। आपको जो मोस्ट ब्यूटीफुल सीन आपकी लाइफ में अभी तक देखा होगा वो आप बनाने की कोशिश करोगे। मतलब आप ये सोचिए, जब एक ह्यूमन को चीज इमेजिन करता है तो वो वही इमेजिन करके पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है जो उसने देखा हो। तो हमें पॉइंट समझ में आता है कि भाई एक इनकी पेंटिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पता चलता है कि भाई इनके टाइम पे कैसी चीजें चलती थी। कई पेंटिंग्स मैंने इंक्लूड करी, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें कई सारी केव्स मिलती है। जैसे ये जो केव है, ये भीमबेटका केव है, ये एमपी में आती है, मैंने इसका एग्जांपल यूज किया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि पूरी स्टोन एज में चलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें कई फिगर्स मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, इससे पता चलता है कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती होगी। क्या वो एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे, कैसे वो रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, ग्रुप में हंटिंग करते थे, या फिर सोलो ट्रिप करने जाते थे। ठीक है, इसके बाद हमें उनके बच्चों की फैमिली की सोशल लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इन दीज अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स। हमें पता चलता है कि भाई लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह ही बनाते थे, कुछ ना कुछ हमें एग्जाम्पल मिले हैं, जैसे स्टोन्स के और बीड्स के, स्टोन और बीड्स, क्योंकि हमारे पास में कई, जब आप न्यूलिथिक एज पढ़ेंगे स्टोन एज में, तो आपको पता चलेगा कि भाई ग्रेव गोड्स के बारे में। ग्रेव गोड्स मतलब होता है जब आप बरियल के साथ में कुछ ना कुछ उसके सामान रखते हो, आफ्टर लाइफ वाले पॉइंट को जोड़े तो आपको पता चलता है, कई मटकों में पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने मोतियों की मालाएं रखी हैं, कहीं कुछ रखा है, कहीं पे एनिमल टीथ रखे हैं। ठीक है, तो हो सकता है, और ये लोग मतलब एनिमल टीथ का भी यूज करते थे पेंडुलम बनाने के लिए, कई प्रकार की चीजें चलती हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताऊं कि देखिए, मैं जो बार बार आपसे पैलियोलिथिक के बारे में बोल रहा हूं, मैं बताऊं। सबसे पहली जो हमारी स्टोनेज चलती है, जब जब लोग ह्यूमन स्टोन का यूज करना शुरू कर देते हैं। स्टोनेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे ओल्ड स्टोन एज में आती है, फिर आती है मेसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, फिर न्यूलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक में हम फार्मिंग की तरफ चले जाते हैं, हम एग्रीकल्चर वगैरह फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा देखने लगते हैं, और यहाँ पे हम मोस्टली स्टोन टूल की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट आएगा, थोड़ा सा मतलब कल्चरल डेवलपमेंट है, बट यहाँ पे हमारे पास में अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। तो ये जो पूरी बात चल रही है मोस्टली पैलियोलिथिक को डील करने वाली है। ठीक है, अब देखिए भैया क्रॉप कौन कौन से उगाए। अब मैंने क्रॉप की बात क्यों छेड़ी, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये वाला एस्पेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी अर्थ कई फेजेस से निकली है। तो अर्थ का पहले वाला जो फेज था, पहले हमारी अर्थ आइस एज के फेज से निकल रही थी। आइस मतलब ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही थी। आइस एज मतलब क्या, पूरी अर्थ कोल्ड थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारी अर्थ वार्म कंडीशन में आने लगी, और जब वार्म कंडीशन में आई तो हमारे पता चलता है कि हमें वेजिटेशन बढ़ने लगते हैं। हमारे पास के जो ग्लेशियर्स है मेल्ट होने लगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होने से हमें पता चला कि भाई रिवर्स का फ्लो बढ़ने लगा, और एक वाटर की अवेलेबिलिटी होने लगी, जिस कारण से रिवर का फ्लो बढ़ता है, और लोग धीरे धीरे करके पानी की तलाश में आते आते रिवर्स के पास में सेटल होने लगे। अब आप एक पॉइंट समझ रहे हैं कैसे हिस्ट्री का एक इवेंट दूसरे इवेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि वाई देयर आर मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर द रिवर। रिवर वैली के पास में अधिकतर सेटलमेंट्स क्यों दिखते हैं? ठीक है,
ये हमें आइस एज के बारे में पता चला। ये आप साइंस में और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे अर्थ में आइस एज आई है, फिर कैसे मेल्टिंग होते होते धीरे धीरे करके ओशियंस आने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारी पता चलता है कि ह्यूमन की लाइफ स्टाइल और इंप्रूव होती गई, धीरे धीरे करके न्यूलिथिक एज में आ जाते हैं। ठीक है, जहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने लगे, कैटल, गोट्स, और धीरे धीरे करके फूड की अवेलेबिलिटी की तरफ भी चले जाते हैं। फिर यहाँ से पता चलता है कि देखिए सेटल डाउन नियर द रिवर, क्यों? क्योंकि हमें पता चला ज्योग्राफी इंपैक्ट कर रही है। हम 2 पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हिस्ट्री इंपैक्ट ज्योग्राफी, सॉरी, ज्योग्राफी इंपैक्ट हिस्ट्री। कैसे? मतलब ज्योग्राफी आइस एज से अपने वार्मर फेज में आए, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ी और हम कहां पे चले गए? सेटलमेंट पैटर्न चेंज होने लगा, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने लगा। लोग अब धीरे धीरे करके फिश भी खाना शुरू कर देंगे। लोगों को पता चलने लगेगा कि भाई पानी यहाँ पे है, यहीं पे हमें आसपास में रहना है। वो टूल्स को और मॉडिफाई करने लगते हैं। ऐसे पता चलता है कैसे ज्योग्राफी हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करती है। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि फर्टाइल लैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्रॉप्स को भी उगाने की कोशिश करने लगते हैं। जब हम स्टोन एज को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें जान पाएंगे, अभी क्या एक्चुअली हम बुक की तरफ स्टिक है, जब हम स्टोन एज की तरफ जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि भाई स्टोन एज में ग्रेजुअली कैसे डेवलपमेंट हुआ। मेरी एक वीडियो डली है जो पूरी तीनों एजेस को सेपरेटली डील कर रहे हैं डिटेल, वो आप देख सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बल्कि मैं आगे कोशिश करूंगा समझा पाऊँ। नेक्स्ट देखिए देखिए, मैंने कहा था मैं पेंटिंग को आपको पढ़ना सिखाऊंगा। देखिए, जैसे एक पेंटिंग आपको उसमें समझ में आ रहा है ना, कोई एक काऊ या फिर बुल टाइप का फिगर है जिसके दो ये सींग है, यहाँ पे भी कोई फिगर दिख रहा है, हो सकता है इसने कोई एनिमल की पोर्ट्रेट बनाई हो। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंस मिल रहे हैं कि भाई देखिए हो सकता है वुमेन्स हो जो खाना बना रही है, जो सोसाइटी को दिखा रहा है, सोसाइटी स्टेटस को दिखा रहा है। और हमें ये पता चलता है कि देखिए ये एक पहले उन्होंने जनरल इमेज बनाई, फिर उसको एस्थेटिक सेंस में भी लेकर, मतलब जब जब उनका कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है, कॉग्निटिव लेवल मतलब समझने की शक्ति बढ़ रही है, तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए उनके डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग में भी एक अच्छी सी स्टाइलिश आ रहा है। जैसे पहले आप देखेंगे जब आप स्टार्टिंग में सीखेंगे पेंटिंग करना तो आप बस पेंसिल से बनाना सीखेंगे। जब आप और थोड़े मॉडर्न हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार की शेडिंग वाली पेंसिल लेके आएंगे। आप और अच्छे प्रोफेशनल हो जाएंगे तो बड़े बड़े कैनवास पे बिना देखे आप आंख बंद करके स्केचिंग कर लेंगे। ये प्रोफेशनलिटी धीरे धीरे समय समय के हिसाब से जनरेशन बाई जनरेशन लोगों में आई और वो हमें पेंटिंग में रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं कि बोथ द पिक्चर ऑफ द रॉक शेल्टर इन दिस वन ऑफ द मैन वुमन गिविंग सर्टेन रूल्स, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए वुमेन और मैन के सर्टेन रूल्स हमें धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। रॉक शेल्टर वुमेन में हेल्प प्रिपेयर द फूड फॉर कलर फॉर पेंटिंग्स रॉक्स, अभी चीजें एक मतलब सोचने की चीज बताई गई है, आप एक बार सोच के देखिए, जो मैंने भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। एज अ कम्युनिटी ग्रुप, सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी लीडर एंड चीफनेस। अब देखिए यहाँ से बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे लोग जब ग्रुप में रहने लगते हैं तो धीरे धीरे करके उनमें से लीडर्स आने लगते हैं। लीडर्स मतलब जो द मोस्ट एक्टिव वन पर्सन कह लो एक तरीके से आप। ठीक है, वहां से पता चलता है कि कम्युनिटी वेलफेयर की बात होती है। अब जब लोग ग्रुप में रह रहे हैं तो लोग अपने आप के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। यहाँ से एक सोसाइटल एस्पेक्ट समझ में आता है। सोसाइटल एस्पेक्ट मतलब क्या? अब लोग पूरे सोसाइटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब वो लोग साथ में रहेंगे, साथ में खेती करेंगे, साथ में कलेक्टिवली चीजें करेंगे, साथ में यहाँ पर ट्रेवल करेंगे। ठीक है, एज टाइम वेंट ऑन हेमलेट्स ग्रू इन सीजन में विलेजेस दैट एक्सचेंज कोड्स, मतलब क्या? धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ पे विलेज के सेटलमेंट्स बनने लगते हैं जहाँ पे हम एक्सचेंज भी करने लगे गुड्स, मतलब एक ने एक चीज दी, दूसरे दूसरी एक्सचेंज ली, और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है? इस पैराग्राफ में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होने लगी है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या मतलब? अभी तक लोग पहले स्टोन पे अकेले डिपेंडेंट थे, पहले स्टोन पे अकेले शेल्टर में रह रहे हैं, फिर ग्रेजुअली वो बेंट्स में रहने लगे, बेंट्स में सोसाइटी में रहने लगे, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एग्रीकल्चर की तरफ टिल्ट हुए। एग्रीकल्चर के बाद में अब वो एग्रीकल्चर के अलावा के प्रोफेशंस में भी जाने लगे, जहाँ पे कॉटन कर रहे हैं, कई अलग चीजें बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, और यहाँ पता चला एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यही सोसाइटी आगे जाकर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते पता चलेगा कि ये एक तरीके का सिविलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी, जो हम आगे इंडस वैली की तरफ देखेंगे कि कैसे सेटलमेंट, एक जनरल सेटलमेंट एक इंडस वैली की तरफ एक सिविलाइजेशन बनते हैं। बहुत बात की बात मैं आपको बताऊं, छोटा सा एग्जांपल देके। ठीक है, हमें पता चलता है कि भाई ये एग्रीकल्चर के अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, टॉयज बना रहे हैं। कॉपर पहले आया, उसके बाद आयरन का भी यूज करना शुरू हुआ। कॉपर आता है हमारे चारकोलिथिक एज, मैंने वीडियो बनाई है। आयरन एज हम वैदिक एज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पता चलता है कि टूल्स में ड्यूरेबिलिटी आ रही है, तो टूल्स में ड्यूरेबिलिटी आ रही है तो पता चल रहा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग टूल्स हो रहे हैं, मल्टीपर्पज यूज हो रहा है। हमें ऑर्नामेंट्स में डेवलपमेंट मिल रहा है। अब हम 6 चैप्टर में देखेंगे कैसे इमरजेंस होता है सिविलाइजेशन का, जो मैंने भी पॉइंट बोला ना, कैसे एक छोटा सा सेटलमेंट मल्टीपल सेटलमेंट्स के साथ जब मिलने लगता है, धीरे धीरे करके एक सिविलाइजेशन का पैटर्न यूज करने लगते हैं। सिविलाइजेशन मतलब क्या है? लोग एक दूसरे से कनेक्ट, कैसे अच्छा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम चीज देखेंगे कैसे अर्ली प्रोग्रेस होती है ह्यूमैनिटी की, और इस ह्यूमैनिटी को हम आगे जाके और अच्छे रूप में समझने की कोशिश करेंगे, सिविलाइजेशन वाला पॉइंट पढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जाने कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न अबाउट मोर अबाउट पास्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन, पहले हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा जो हमें बताती है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, हमने पढ़ा डिफरेंट वे ऑफ मेजरिंग टाइम,
मतलब कितने टाइप, जैसे अपन टाइमलाइन को जानने के तरीके ADBC ये वाला पॉइंट समझा। और हमने जाना कि डिकेड, सेंचुरी और मिलीनियम। डिकेड्स मतलब होता है 10 ईयर्स का काउंटिंग, ठीक है। सेंचुरी होता है 100 ईयर्स और मिलीनियम होता है 1000 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। हमने एक ब्रीफ लुक देखा, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में हमने समझने की कोशिश करी स्टोन एज को, कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है और कैसे एवोल्यूशन से एक सोसाइटी बनती है। तो मैं छोटा सा आपको एक रिवीजन एस्पेक्ट में बताऊं कि हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा। पहले हमने जाना कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में पढ़ा, और एक हमने जाना कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, जिससे अगर आप चाहे तो थोड़ा बैठ के समझ लीजिए। और कि देखिए, स्टोन एज में जब पैलियोलिथिक एज चल रही थी तो लोगों का दिमाग का विकास हो रहा था ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे जो टूल्स थे बड़े साइज के थे, यहाँ पे लोग बड़े बड़े साइज के टूल यूज कर रहे थे। पैलियोलिथिक में के बाद में जो स्टोन एज में पैलियोलिथिक हो गया पहला, दूसरा हो गया मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक में क्या था, ये टूल्स की साइज छोटी कम होने लगी, ठीक है। जिससे क्या हो गया, वो थोड़े से मूवेबल होने लगे और शॉर्ट होने लगे, इससे हम उसको इजीली टू एसेस होने लगा, इजीली टू यूज करने लगे। फिर इसके बाद एक और एज आई, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक में हम टूल्स को और बेटर रिफाइंड फॉर्म में यूज करने लगे, माइक्रोलिथ टूल यूज करने लगते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ मतलब क्या, बहुत छोटे छोटे टूल्स, उनको लकड़ी में बांधना, पेंसिल जैसा यूज कर रहे हैं। ऐसे कर करके टूल्स का डेवलपमेंट है। जब आप स्टोन एज पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3-4 डायमेंशन समझ में आएंगे। कैसे डायमेंशन, मतलब डायमेंशन किस किस क्षेत्र में लोगों का विकास हो रहा था। पहला क्षेत्र हमने देखा टूल्स, दूसरा आप देखो कैसे लोगों का सेटलमेंट बदलता है, ठीक है। तीसरा, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। चौथा, आप देखोगे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फिर फिफ्थ, आप देखोगे कैसे एक रिलीजियस एक्सपेक्ट ऑफ थिंग्स समझ में आता है, जो आता है बरील प्रैक्टिस से समझ में। हमारे पास में कई पेंटिंग से भी चीज समझ में आती है कि लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी चल रही होगी। और हमें आखिरी पता चलता है कि भाई इनके यहाँ पे जो एक एस्थेटिक सेंस आ रहा है पेंटिंग का, उससे पॉइंट पता चलता है कि भाई इनका सोचने समझने की शक्ति, कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है। जब ये सब पॉइंट्स आप स्टूडेंट जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यही सब पॉइंट्स हम पहले पैलियोलिथिक में पढ़ेंगे, यही सब पॉइंट्स हम मेसोलिथिक पढ़ेंगे, न्यूलिथिक पढ़ेंगे। इनका ही कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग हमें स्टूडेंट्स में होती है। तो वैसे हम अभी इस सेशन में एनसीईआरटी तक ही स्टिक हैं। बाकी अगर हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो मैं स्टोनेज को और आगे डील करूंगा। और स्टोनेज को ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो बनी है सेशन वाइज, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस चाहिए। वो यूपीएससी अप्रोच से बनाई हुई है। सो आज मैं कोशिश करता हूँ आपको एनसीईआरटी की सीरीज अच्छी लगी हो, मैं आगे कोशिश करूंगा और अच्छे से डील कर पाऊँ। एट लास्ट हम कोशिश करेंगे इसके एक्सरसाइज को डील करें। हाँ, अब इसमें से हमें याद क्या क्या रखना है, हमें इनमें से याद ये रखना है कि भाई सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कौन से सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं, कौन से आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। अब जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं, जो 6 क्लास में है, उनको इस चीज के बारे में याद रखना पड़ेगा जो की टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। की टर्म्स के बाद में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे कोई चीज मोनूमेंट्स है, हाँ, जैसे मिलेनियम क्या होता है, सेंचुरीज क्या होती हैं, ये सब बेसिक बेसिक एस्पेक्ट ऑफ थिंग आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने कुछ चीज एक्स्ट्रा डाली है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे देखेंगे कि भाई आज का टॉपिक वाला यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, टाइमलाइन वाला। अब हम देखेंगे इंडिया, डेट इज भारत, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम चैप्टर 5 के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक